अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। प्लेसमेंट लेवल के बाद नेक्स्ट टर्म है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड रेट बर्थ रेट भी सेम बर्थ रेट जैसा है, यानी नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड बाय द पर 1000 ह्यूमन बीइंग। लेकिन इसमें क्या करते हैं, मिडिल ईयर को कंसीडर किया जाता है और खास करके 7 जुलाई से लिया जाता है। क्या हुआ, क्रूड बर्थ रेट क्या हुआ, नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय पर 1000 individual in the middle of a given year. Number of young ones produced by per 1000 individual in the middle of a given year. ये प्रायः कब लेते हैं, 7 जुलाई से। किसी भी साल के कब 7 जुलाई में जो यंग वंस प्रोडक्शंस होंगे उसको क्या कहते हो, क्रूड बर्थ रेट, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट भी सेम, the number of death in 1000 individuals in the middle of a given year। ये भी कब होगा, 7 जुलाई। राइट। तो ये सब जो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो कुछ टर्म थे वो हम आपको बतलाए। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए किसको कम करना पड़ेगा, बोलो, बर्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो मीन्स का उपयोग किया जाता है या जो मीन्स को अप्लाइड किया गया उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसका नाम क्या दिया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो नेक्स्ट अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल्स।
मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अब ये टर्म जानना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पहले भी आपको पढ़ाए होंगे एक टर्म, कंसेप्शन का अर्थ क्या होता है, प्रेगनेंसी। तो बर्थ कंट्रोल का सबसे बेहतर मेथड क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होने दिया जाए। नहीं प्रेगनेंसी होगा, नहीं यंग वंस का प्रोडक्शन होगा। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसा मीन्स, ऐसा डिवाइस, ऐसा साधन जो प्रेगनेंसी को रोकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या हो गया, इट इज ए डिवाइस that prevents pregnancy, that is conception। इसीलिए नाम क्या पड़ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्शंस। समझे? तो जिस विधि के द्वारा प्रेगनेंसी कंडीशन होने से रोक दिया जाए, उसी को क्या कहते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी द मेथड दैट एक्ट्स अगेंस्ट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। राइट। अब नेक्स्ट है कि ये कंट्रासेप्टिव्स का क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, इसका क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहला, यह यूजर्स फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का अर्थ क्या हुआ, ये कंफर्टेबल्स हो और इसका यूज क्या हो, आसानी तरीका से हो। इसी को क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। यानी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज। दूसरा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमने इसका यूज करने से कोई दूसरा डिजीज या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लिख रहे हैं, यूजुअली नो साइड इफेक्ट। तीसरा, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट कंप्लीटली इफेक्टिव होना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो सके, कंसेप्शन नहीं हो सके, क्या होगा, इफेक्टेड
completely against conception. Conception means pregnancy. दूसरा क्या है, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर यूजर्स जो हैं वो डिजायर टू कंसीव, राइट, अगर यूजर की इच्छा हो जाए प्रेग्नेंट होने की, तो ये क्या है, इसको आसानी से रिप्लेस भी किया जा सके, तो वही लिखते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी इफ यूजर desires to conceive, it can be easily removed. If user desires to conceive, it can be usually removed. रिवर्सेबल जब हुआ इसका यूज नहीं किया जा सके। तो ये सब कंट्रासेप्टिव्स का कैरेक्टर्स हो गया। यूजर फ्रेंडली, नो साइड इफेक्ट, इफेक्ट कंप्लीटली अगेंस्ट कंसेप्शन, रिवर्सिबल, इफ यूजर्स डिजायर टू कंसीव it can be easily removed या it can be easily avoided। समझ गए? अब कंट्रासेप्टिव्स कई मेथड्स द्वारा किया जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट लिखना मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। तो कंट्रासेप्टिव्स की कई मेथड्स हैं, जिसमें एक है नेचुरल मेथड, राइट, समझ ही गए होंगे। इसमें नेचुरली मीन्स के द्वारा ही क्या है, कंसेप्शंस को रोका जाता हो, तो उसको क्या कहोगे, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव, राइट। इसका
पहला टाइप्स है सेफ पीरियड या रिदम पीरियड। अब सेफ पीरियड या रिदम पीरियड समझो, आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीट पढ़ाए थे, उसमें ओवुलेशन समझाए थे। तो ये माना जाता है कि ओवुलेशंस के 2 दिन तक की जो पीरियड होती हैं वह फर्टिलिटी पीरियड कहलाते हैं। ओवुलेशन से 2 दिन तक की पीरियड को क्या कहते हैं? फर्टिलिटी पीरियड। यानी जिस दिन ओवुलेशन हुआ उस दिन से लेकर के अगले 2 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, राइट। तो अगर ये दिन इंटरकोर्स से बचा जाए तो प्रेगनेंसी होने की संभावना क्या होगी? नहीं के बराबर होगी। इसी को कहते हैं सेफ पीरियड और रिदम पीरियड। तो क्या लिखेंगे? फर्टिलिटी पीरियड। फर्टिलिटी पीरियड क्या बतलाया है? द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 डेज आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 2 दिन तक के बीच की अवधि को फर्टिलिटी पीरियड कहा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 डेज आफ्टर ओवुलेशन कॉल्ड फर्टिलिटी पीरियड, ड्यूरिंग विच फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट। जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता। तो बोलो, इस पीरियड में अगर सेक्स से बचा जाए तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगा। सो इट इज अवॉइड टू सेक्स ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड, राइट। तो नेक्स्ट क्या लिखना है? सो avoid to sex during fertility period. Fertility period. So avoid to sex during fertility period. अब तुम कहोगे कि सर फर्टिलिटी पीरियड जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए क्या है? ओवुलेशन पीरियड जानना है। और आपको बतलाए थे ओवुलेशन पीरियड फिक्स नहीं होता, वैरी कर सकता।
तो आखिर ओवुलेशन पीरियड जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक क्या फर्टिलिटी पीरियड की पता नहीं लग सकती है। ऐसे तुम जानते हो मिड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओवुलेशन, लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि किस दिन ओवुलेशन हो रहा? तो देखो, जिस दिन ओवुलेशन होता उस दिन फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर मेंस्ट्रुएशन के बाद सबसे ज्यादा हो जाता, राइट? तो ओवुलेशन जिस दिन होगा उससे पहले के पीरियड से ओवुलेशन का जो ड्यूरेशन होगा, जो डेट होंगे, उसमें बॉडी टेम्परेचर फीमेल्स में करीब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता, राइट? तो जिस दिन टेम्परेचर का फीलिंग हो कि बढ़ रहा हो, वह डेट क्या हो जाएगा? ओवुलेशन पीरियड। इस तरह से ओवुलेशन पीरियड की जानकारी कैसे मिल सकती है? बाय फीलिंग द राइज इन टेम्परेचर of about 1 degree Fahrenheit during the ovulations, right? तो नेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड द बॉडी टेम्परेचर वुड बी इंक्रीज अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे पता चल जाएगा ओवुलेशन का डेट। तो ओवुलेशन से लेकर के 2 दिन तक क्या इंटरकोर्स से बचा जाए। दूसरा देखो कि जब ओवुलेशन पीरियड होता तो सर्विक्स से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। पढ़ाए थे कि वेजाइना से म्यूकस का तो डिस्चार्ज नहीं होता, सर्विक्स रीजन से ही म्यूकस का डिस्चार्ज होता। तो ओवुलेशन पीरियड के दिन सर्वाइकल जो म्यूकस है वह बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, बहुत ज्यादा लसलसा हो जाता है और स्ट्रेचेबल्स हो जाते हैं। इससे भी पता चल जाएगा कि ओवुलेशन पीरियड कब था। तो नेक्स्ट लिख लें, ड्यूरिंग ओवुलेटरी पीरियड during ovulatory period the cervical mucus becomes slippery, abundant
slippery, abundant, and stretchable. During ovulatory period, cervical mucus becomes slippery, abundant and stretchable. काफी ज्यादा स्लाइमी हो जाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस को देख करके भी पता लग जाएगा कि ये दिन ओवुलेशन पीरियड का है। एक इसी सर्वाइकल म्यूकस के द्वारा एक टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट का नाम है एस्पिन बार्की टेस्ट। एस्पिन बार्की टेस्ट। एस्पिन बार्की टेस्ट। एस्पिन बार्की टेस्ट क्या है कि जब सर्वाइकल म्यूकस को ले लिया जाए, चूंकि वह स्लिपरी है, और 2 उंगली के बीच में जब उसको खींचा जाएगा तो वो धागा के रूप में स्ट्रेच कर जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि ये दिन क्या है, ओवुलेशन पीरियड का है। और इस टेस्ट का नाम क्या है, एस्पिन बार्की टेस्ट। एस्पिन बार्की टेस्ट क्या हुआ, सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स एक्सटेंडेड लाइक ए थ्रेड, एक धागा के रूप में फैल जाएगा बिटवीन द 2 फिंगर, 2 फिंगर के बीच में। इसी को क्या कहते हो, एस्पिन बार्की टेस्ट। लिख दें, द cervical mucus gets extended like a thread between 2 fingers. The cervical mucus gets extended like a thread between 2 fingers. 2 उंगलियों के बीच सर्वाइकल म्यूकस एक धागा के रूप में फैल जाता है। इसी टेस्ट को क्या कहते हैं, एस्पिन बार्की टेस्ट। यानी इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाएगा कि यही दिन ओवुलेटरी पीरियड है। समझ गए? अब अभी जस्ट आपको बतलाए कि ओवुलेशन के दिन बॉडी टेम्परेचर जो है वह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा हो जाता, और उसके बाद यह टेम्परेचर प्रायः बढ़ा रह जाता। फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर यह टेम्परेचर घट जाता है। फिर ओवुलेशन पीरियड के दिन क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता। तो फिर कहा गया कि द 4th डे ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, ये समझो पहले। हाँ, तो ये बतला रहे थे आपको, एस्पिन बार्की टेस्ट बतलाए थे कि इसमें सर्वाइकल म्यूकस काफी स्लिपरी हो जाएगा, दोनों उंगली के बीच में थ्रेड के रूप में एक्सटेंड करेगा। तो इस टेस्ट को क्या कहेंगे, एस्पिन बार्की टेस्ट। और ऐसा कंडीशन अगर सर्वाइकल म्यूकस शो कर रहा है तो ये ओवुलेटरी पीरियड है, ओवुलेशन पीरियड है। अब एक इसी में समझा रहे थे कि बॉडी टेम्परेचर के राइज होने के 4 दिन के बाद, इसमें पहले बतलाए थे कि ओवुलेटरी पीरियड में बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। यह टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर मेंटेन रहता।
फिर मेंस्ट्रुएशन से फिर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घट जाता। ये अप टू ओवुलेटरी पीरियड तक बॉडी टेम्परेचर प्राय क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घटा रहता। ओवुलेटरी पीरियड आने पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता और वो कंटिन्यू करता। तो ही कहता कि द पीरियड आफ्टर फोर्थ डे of rise in body temperature इसी को कहते हैं लास्ट पॉजिटिव स्पिन बार्की टेस्ट यानी बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा उसके चौथे दिन के बाद जो बार्की टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद सर्वाइकल म्यूकस की स्लिपरी जो है वो घट जाएगी और तब बार्की टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो वही है कि पीरियड आफ्टर फोर्थ डे ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर या लास्ट पॉजिटिव स्किन बार्की टेस्ट considered as safe period, यानी it during this period intercourse can be done, right? तो आप ये समझे कि ओवुलेशन के चौथा दिन के बाद का जो पीरियड है वो क्या है, सेफ पीरियड है, राइट? तो ओवुलेशन के चौथे दिन से पहले का पीरियड क्या है, डेंजर पीरियड है। यानी इस पीरियड में क्या होगा, कंसेप्शन रह जाएगा, राइट? इस तरह से ये माना जाता है कि इट इज बेटर टू अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग 10 to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के 10वां से 17वां दिन तक सेक्स को अवॉइड किया जाए, बिकॉज इट इज द डेंजर पीरियड, राइट? और मेंस्ट्रुएशन के 10वां से पहले का पीरियड और 17वां से बाद का पीरियड क्या हो गया, सेफ पीरियड हो गया। और डेंजर पीरियड कौन हो गया, 10 to 17 डेज। यानी इस पीरियड में कंसेप्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नोट करके लिख दें सीधे। अब इट इज बेटर टू अवॉइड सेक्स बिटवीन 10 to 17 days of menstruation। ये पीरियड को क्या कह सकते हो, डेंजर पीरियड। यानी इस पीरियड में क्या हो सकते हैं, इंटरकोर्स के कारण कंसेप्शन हो सकता है। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के 10वां से 17वां दिन के बीच अवॉइड टू सेक्स। और इससे पहले का पीरियड क्या हुआ, सेफ पीरियड। और 17वां दिन के बाद का पीरियड क्या हो गया, सेफ पीरियड, राइट? कोई डाउट इसमें? अब दूसरा बतला रहे हैं। पहला तो सेफ पीरियड बतलाए या रिदम पीरियड बतलाए, माने ये नेचुरल मेथड में ही बतला रहे हैं।
तो नेचुरल मेथड्स में पहला पढ़ाए थे शेप पीरियड और रिदम पीरियड। अब दूसरा बतला रहे हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। आपको ये पढ़ाए थे टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल में एमोनेरिया यानी टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। यहाँ क्या है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो बच्चे के जन्म के बाद मदर में लैक्टेशन पीरियड हो रहा है यानी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, और इस पीरियड में बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या होता है काफी बढ़ जाता है, राइट। और इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने के कारण उस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है करीब 6 मंथ तक रुक जाता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं तो कंसेप्शन नहीं होंगे। इस तरह से 6 मंथ तक बच्चे के 6 मंथ तक बच्चे के जन्म के 6 मंथ तक का पीरियड क्या हो गया सेफ पीरियड हो गया, क्योंकि इस 6 मंथ के दौरान अगर इंटरकोर्स होंगे भी तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, राइट। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या हो गया इमीडिएटली आफ्टर पार्ट्यूरेशन यानी बच्चे के जन्म के बाद the menstrual cycle या सीधे लिख दें आफ्टर पार्ट्यूरेशन यानी बच्चे के जन्म के बाद the menstrual cycle stops about 6 months। इस तरह से इस पीरियड में क्या है कंसीवनेस नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसीवनेस कैन नॉट बी अकर्ड। लेकिन ये कब तक सेफ पीरियड है बोलो पार्ट्यूरेशंस के केवल 6 मंथ तक है, राइट। आप कहोगे कि यह मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो नेचुरली मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, तो क्या कारण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पीरियड में बंद हो जाती है। इस पीरियड में कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा बोलो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ाए थे, या जिसको क्या कहते हो लुटियोट्रॉपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो बच्चे के जन्म के साथ ही मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या होता है कि इसके कारण GnRH का सेक्रीशन क्या होगा घट जाएगा। तुमको पढ़ा चुके हैं GnRH कहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से। जब GnRH का सेक्रीशन घट जाएगा तो नेचुरली बोलो किसका सेक्रीशन घट जाएगा FSH का सेक्रीशन क्या होगा घट जाएगा, और साथ ही साथ क्या होंगे LH का सेक्रीशन घट जाएगा। जब FSH का सेक्रीशन होगा ही नहीं तो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स
बनेगा ही नहीं, और ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बनेगा तो नेचुरली एस्ट्रोजन का भी सेक्रीशन क्या होगा, नहीं होगा। समझ रहे हो? एस्ट्रोजन का सेक्रीशन नहीं हुआ तो नेचुरली क्या होगा, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होंगे, राइट। ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बन रहा है, और दूसरा क्या है, एलएच का सेक्रीशन घट गया। अब एलएच का सेक्रीशन जब तक बढ़ेगा नहीं तो ओवुलेशन ही नहीं होगा। इस तरह से क्या हुआ, एक तो ग्राफियन फॉलिकल बना ही नहीं तो ओवुलेशन कहाँ से होगा, एलएच का सेक्रीशन ही नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। इस तरह से क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गए। अब तुम ही सोचो, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा, और कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का सेक्रीशन क्या होगा, होगा ही नहीं, राइट। तो अब तो समझ गए कि क्यों लैक्टेशनल एमेनोरिया के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद क्यों हो जाती हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया में कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन है, या मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन किसको रोक देता है, जीएनआरएच को। जीएनआरएच रुक गया तो एफएसएच और एलएच का सेक्रीशन होगा ही नहीं, न एफएसएच का सेक्रीशन होगा, न ग्राफियन फॉलिकल बना ही नहीं, तो ओवुलेशन क्या होगा, या एंडोमेट्रियम का थिकनेस कहाँ से होगा, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। लेकिन 6 महीना होते होते प्रोलैक्टिन का हार्मोन का सेक्रीशन क्या होगा, घट जाएगा, जीएनआरएच फिर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और फिर नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, समझे इसको? अब तीसरा भी एक नाम दिया हुआ है, वो आपको समझाएंगे नहीं, है इंटरप्टस इन क्वाइटस। अगर क्वाइटस पीरियड्स में इंटरकोस्ट के समय ही सीमेन का डिस्चार्ज होने नहीं दिया जाए वेजाइना में, इसी को क्या कहते हैं, इंटरप्टस क्वाइटस, राइट। तो ये सब मेथड जो हो गए वो क्या हो गया, नेचुरल मेथड, जो मेन आपको क्या समझा दिए, सेप पीरियड, रिदम पीरियड, और दूसरा क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। पहला लिखाए थे नेचुरल मेथड, अब दूसरा बतला रहे हैं कौन है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में क्या है, इस मेथड्स में स्पर्म को जो है उसको फीमेल के सर्विक्स में एंट्री को ही रोक दिया जाए या रोक दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, बैरियर मेथड। यानी इस मेथड में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस मेथड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द cervix of the female, right? In this method, entry of a sperm is
prevented into the cervix of the vagina, into the cervix of the female. In this method, entry of sperm is prevented into the cervix of female. इस मेथड में फीमेल के सर्विक्स में स्पर्म का एंट्री होने नहीं दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बैरियर मेथड, राइट। तो यह जो बैरियर मेथड है, यह कई मेथड से इसको कैरी ऑन किया जाता है। फर्स्ट है कंडोम, ठीक है। यह कंडोम जो है लेटेक्स ट्यूबुलर शीथ है, जो मेल के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। और इस कंडोम से स्पर्म फीमेल के सर्विक्स में डिपॉजिट नहीं होगा, और साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट है कि इससे सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स का भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसके नोट करके लिखा दें। इट ऑल्सो prevents transmission of sexual transmitted disease like AIDS। तो कंडोम्स है। इसी तरह से फीमेल के द्वारा जिस कंडोम का यूज किया जाता है उसको फेमडोम कहते हैं। फेमडोम यानी फीमेल कंडोम। यह फीमेल कंडोम जो है ये पॉली यूरेथेन पाउच का बना होता है। ठीक। applied over external genitalia and vagina, राइट। इसके यूज करने से स्पर्म जो है सर्विक्स में उसका एंट्री नहीं होता। यह फीमेल कंडोम्स भी, ये भी क्या है, एड्स के ट्रांसमिशन को ये भी क्या करता है, रोकता है। ऐसे भी कैपिटल में ही एड्स लिखो, AIDS। तो इस तरह से फीमेल कंडोम और मेल कंडोम दोनों क्या है, STD डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकता है। और ये दोनों जान लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, डिस्पोजेबल होते हैं। इसका एक बार यूज होने के बाद फिर से इसका यूज नहीं किया जाता। तो लिख लो नोट करके, बोथ कंडोम एंड फेमडोम्स, बोथ कंडोम and femdom are
disposable. Both condom and femdom are disposable. Right? अब इसके बाद तीसरा मेथड बतलाएंगे, वह क्या है? केमिकल मेथड। ठीक है, पहला बतलाए थे नेचुरल मेथड, दूसरा बतला रहे हैं बैरियर मेथड। थोड़ा रुक जाइए। तो बैरियर मेथड में अभी हम किसका किसका नाम बतलाए? कंडोम्स का और फेमडोम्स का। कुछ और मीन्स हैं जिसका नाम हम मेंशन करना चाहेंगे। तो बैरियर मेथड्स में हम अभी आपको दो बतलाए, एक बतला दिए कंडोम्स और दूसरा फेमडोम्स। अब एक तीसरा बतलाएंगे, डायफ्राम। राइट?